हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 11th का फाइनल पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सेक्शंस ए, बी एंड सी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज सेक्शन डी और ई का सॉल्यूशन हम देखेंगे। आज आते हैं सेक्शन डी पर। इसमें हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिग्नोमेट्री से है। प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cos 4x, cos 4x को मैं लिख सकती हूँ 2 of 2x, cos of 2 of 2x। ठीक है, आंसर को अपना एक जगह आप नोट कर लो, तो क्योंकि मैं पेज को हम थोड़ा स्लाइड करेंगे, ब्लैंक पेज मैं यहाँ अपना फाइंड करूँगी। ठीक है, तो cos of 2 of 2x हो गया। आप याद कर लीजिए cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, जो कि कई तरह से हम यूज करते थे। cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा और 2 cos स्क्वेयर थीटा -1, 3 तरीके से हम यूज़ करते थे। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करने जा रही हूँ। थीटा की जगह मेरा 2x आ जाएगा। cos ऑफ 2 of 2x क्लियर हो रहा है। ये थीटा है मेरा, इस वक्त ये मेरा थीटा है, हाफ एंगल में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर 2x, साइन स्क्वेयर 2x। थीटा की जगह 2x आ गया। अब ध्यान देना 1 - 2 इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2x का होल स्क्वेयर, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन x cos x। तो ये हो जाएगा 1 - 2 और ये हो जाएगा बेटा 2 साइन x cos x का होल स्क्वेयर। 1 - 2 इसको खोलोगे स्क्वेयर को तो 4 साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आप एक बार टैली कर लीजिए, बिल्कुल सेम हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट पर आ जाइए। cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x, और अब मैं यहाँ एक आइडेंटिटी अपनी लगाऊंगी कि cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वेयर थीटा। तो इसे मैं येलो कलर ले लेते हैं या वाइट ले लेते हैं, अच्छा लगता है ब्लैक पर। इसे मैं लिखती हूँ 1 - साइन स्क्वेयर 2x, और यहाँ पर माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी 1 - साइन स्क्वेयर 6x। ब्रैकेट को जैसे ही मैं ओपन करूँगी -1 और ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। यहाँ मेरी एक आइडेंटिटी डायरेक्ट लगेगी, +1 से -1 कैंसिल, ये पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको आगे ले लूँगी और इसको पीछे। अब मेरे पास एक रिजल्ट है, हमारे पास सबके पास है वो रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या है कि साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b होता है साइन ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a प्लस b। तो इसे मैं यहाँ यूज करूँगी, a की जगह 6x, b की जगह 2x। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस 2x और साइन ऑफ 6x प्लस 2x। तो ये 6 में से 2 गया 4, साइन ऑफ 4x, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 8x, जो कि मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये बेहद ही आसान सा अपना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अब चलते हैं 33 पे। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड a + b पावर 4 माइनस a माइनस b पावर 4 एंड हैंस इवेल्युएट दिस वैल्यू। हैंस का मतलब है कि इससे जो आंसर आएगा उसमें a की जगह √3 और b की जगह √2 लगा के आपने आगे सॉल्व करना है। तो पहले हम अपना ले लेते हैं a + b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, और यहाँ हम अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल आपको याद होनी चाहिए, a + b की पावर n होती है nc0 a रेज़ टू पावर n, nc1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 b, nc2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो a + b की पावर 4 देखो, 4c0 a की पावर n, 4c1 n नहीं भाई a की पावर 4, और ये हो जाएगा a की पावर 4 में से 1 गया 3 गुणा b, 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर,
4c2a² प्लस 4c3ab³ प्लस 4c4b की पावर 4, 5 टर्म्स आएंगी, माइनस ये पांचों एक ब्रैकेट में। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव वाले में अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। तो ये हो जाएगा 4c0a⁴ माइनस 4c1a³ प्लस 4c2a² माइनस 4c3ab³ और प्लस 4c4b की पावर 4। अब मैं यहाँ एक थोड़ा सा शॉर्टकट लूँगी। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊँगी अगले स्टेप में हटानी है, मैं यहीं हटा रही हूँ, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? मैंने सॉल्व नहीं किया, पहले ही काट दिया। इसको जब मैं हल करूँगी तो ये 4a³ बनेगा और 4c3 और 4c1 बराबर होते तो ये भी 4ab³ बनेगा और ये भी अपना बनेगा 4a³ और ये बन जाएगा 4ab³। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये बनेगा 8a³ प्लस 8ab³। 8ab कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a² प्लस b²। फाइनल आंसर आ गया। अब हमें इसी को यूज करके √3 प्लस √2, ध्यान से देखना, √3 प्लस √2 की पावर 4 और माइनस, लेट मी चेक वंस अगेन ना, हम गड़बड़ ना कर दें, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। तो ये आ गया माइनस में √3 माइनस √2 की पावर 4। तो a की जगह √3 और b की जगह √2 लगा दो तो √3 √2, ये हो गया √3 का स्क्वायर और ये हो गया √2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 8√6 और ब्रैकेट में 3 जमा 2 5, 5 8 40, 40√6 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस अपना बाइनोमियल पर आपने ध्यान देना था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 33rd क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ना AP है और ना ही ये GP होती है, तो पहले इसको नाम दे दिया SN 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 अप टू n टर्म्स हम इसको लिखेंगे। ये स्पेशल सीक्वेंस होती हैं जिन्हें हम AP-GP में कन्वर्ट करते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो 11 111 1111 अप टू n टर्म्स आप बार बार लिखेंगे। अगले स्टेप में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी सीक्वेंस को और बेटा 9 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये टर्म्स आ जाएंगी। अब आपका जो 8/9 है, 9 को आप करोगे 10 - 1, 99 को आप लिखोगे 100 - 1, 999 को आप लिखोगे 1000 - 1। आगे मैंने छोड़ दिया है अप टू n टर्म्स। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म को अलग अरेंज करेंगे, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स। क्लियर हो गया? और बाद वाली ब्रैकेट को हम अलग अरेंज करेंगे तो बाद में -1 -1 -1 तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 कहाँ तक है? n टर्म्स तक है। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक GP है जिसका पहला टर्म 10 है और कॉमन रेशो 10 है जो 1 से ग्रेटर है। ये एक GP है और 1 को जितनी बार ऐड करते हैं उतना ही आ जाता है, तो इसको मैं n लिख दूंगी। इस GP का जो सम होगा वो होगा (r⁻1) तो बाहर तो आ जाएगा 8/9। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 10 ये हो जाएगा 10⁻n -1/10 - 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो। 8/9 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n -1/9 -n, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। इसे हम चाहें तो 9 को LCM ले लेंगे तो ये -9n हो जाएगा और चाहें तो इस 9 को बाहर ले सकते हैं तो ये आपका 81 हो जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन का हमारा क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर एंड क्यू। दो मीडियन के थ्रू हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो पहले हम अपना एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। पी के वर्टिसेस हैं 2,1, क्यू के हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे -2,3 और आर के वर्टिसेस हो जाएंगे 4,5। और हमने आर से जो मीडियन जा रहा है और क्यू से, उन दोनों मीडियंस की इक्वेशंस हमने फाइंड करनी है। अब मीडियन क्या होता है ये समझने वाली बात है कि किसी भी वर्टेक्स से, मान लो मैं क्यू से मीडियन ले रही हूँ, तो क्यू के जो अपोजिट साइड है पी आर, उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। मान लो एम है, तो क्यू को एम से जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू। सिमिलरली आर के सामने जो अपोजिट साइड है पी क्यू, उसका मिड पॉइंट अगर मैं एन ले लेती हूँ और मैं आर को एन से ज्वाइन करती हूँ, तो जो मेरी लाइन होगी वो मेरा मीडियन होगा। तो एक्चुअल में हमने क्यू एम और आर एन की इक्वेशंस निकालनी है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए या स्लोप चाहिए। तो अगर मैं क्यू एम की बात करूँ तो क्यू मुझे पता है और एम आ जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये 6 को 2 से करेंगे 3 और 3 आ जाएगा। अब क्यू एम का आप ले लो स्लोप, है ना। क्यू एम का स्लोप क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1 3 - 3/3 + 2 0/5 यानी 0। अब आपने लेनी है इक्वेशन ऑफ क्यू एम। इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = स्लोप, इस स्लोप को m1 नाम दे दो, इंटू x - x1। ये पॉइंट है, इसको अपना x1 ले लो, मान लो इसको y1 ले लो, तो y - 3 स्लोप कितना है 0, और x -2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो ये बन गया y - 3 = 0, और ये हमारी क्यू एम की यानी क्यू से जाने वाले मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं बात करती हूँ आर एम की। तो आर तो ये है आर एन की, और एन क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो -2 + 2/2 और भाई 3 + 1/2 बेटा, तो ये बन जाएगा 0,2। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ आर एन के स्लोप की। अगर मैं इसको m2 नाम दे दूँ तो y2 - y1 यानी 5 - 2/4 - 0 यानी कि 3/4 मेरा स्लोप आ जाएगा। और अब मैं अगर आर एन की इक्वेशन फाइंड करती हूँ, इक्वेशन ऑफ आर एन, तो वो हो जाएगी y - y1 स्लोप इंटू x - x1। तो y - y1 अपना ये ले लो 5 ले लो, स्लोप है 3/4 और x1 अपना 4 हो जाएगा, तो x - 4 को इधर ले जाओ तो बच्चे ये बन गया 4y - 20। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 12, सबको या तो लेफ्ट में ले जाओ या राइट में, तो ये बन गया 3x - 4y - 12 + 20, और ये बन गया 3x - 4y + 8 = 0। तो ये मेरी दूसरे मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। आसान सा था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और अब चलते हैं इसकी इंटरनल चॉइस पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की पहले मैं इक्वेशंस नोट कर लेती हूँ यहाँ। ये अपनी हो जाएगी 15x + 8y - 34 = 0, और भाई 15x + 8y + 31 = 0। अब इन इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं a1x + b1y + c1 = 0 से, तो दोनों इक्वेशन में आप क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो a1 b1 c1 की बजाय मैं लूँगी ax + by + c1 = 0, क्योंकि a b c तो दोनों में a b तो सेम है दोनों में, + c2 = 0। तो a मेरा है 15, b मेरा है 8, और पहली इक्वेशन में से c1 है -34 और c2 है 31। तो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस निकालना ज़्यादा आसान होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है c1 - c2/a² + b² का √ मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल, c1 है -34, c2 है 31, माइनस कर दिया, a का स्क्वायर हो गया 15 का, 8 का, 4 और 1 5, 3 और 3 6, माइनस का 65, 15 का हो गया 225, 8 का हो गया 64, और इसका ले लिया मैग्नीट्यूड।
तो 65 का -65 का मैग्नीट्यूड 65 हो गया, और ये ऐड करोगे 289 और 289 का 17 आ जाएगा। तो 65/17 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी दो पैरेलल लाइंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस बस आपने इसमें फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट पर चलने से पहले मैं बता दूं कि केवल फार्मूला याद रखना है, आपको ABC की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और जस्ट इसमें पुट कर देना है। अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ये कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा लिख लेते हैं भाई। XI है 3, 8, एग्जाम्पल है ये आपका NCERT का, और शायद मैंने भी दिया हुआ था ये क्वेश्चन आपको उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आ गया FI 7, 10, 15, 10 और 6। क्लियर है। अब एक तो बना लो अपना पहले XI का स्क्वायर, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन में इन सब का स्क्वायर। तो 9, 8 का 64, 13 का 169, 18 का 324 और 23 का होता है 423। 1 मिनट, 3 3 9, 3 2 6 और 529। हाँ जी, 529 होता है। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर। अब आप यहाँ पर अपने दो कॉलम बनाएंगे, एक आप लेंगे FI XI और एक आप लेंगे FI XI स्क्वायर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21, 10 8 जा 80, 15 3 45, 4 और 19, 18 ढाई 180, 23 छिक्का 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। क्लियर हो गया। और अब मैं लूँगी FI XI का स्क्वायर। ध्यान देना, FI और XI स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 निम 63, 640, 15 से करेंगे तो 15 निम्मा 135, 13, 15 छिक्के 90 और 13 103 का 3, 10 15 एकम 15 और 10 25। 324 को 10 से करेंगे, बिल्कुल आसान है, 3240, 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 5 30 और 1 31। इनका कर लीजिए अलग अलग आप सिग्मा। ये हो गया सिग्मा FI XI। 8 और 5 13 और 1 14, 1 3 और 1 4, 8 और 4 12 और 9 21 और 8 29, 30 31, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। और ये हो जाएगा बच्चे सिग्मा FI XI का स्क्वेयर। 5 और 3 8 और 4 12, 1 7 और 1 8 और 4 12 और 3 15 और 4 19 और 6 25, 2 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16, 1 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, 9652 ये आपका आ जाएगा। अच्छा, FI का जोड़ और कर लीजिए आप। सिग्मा FI यानी डाटा कितना है, तो 10 और 7 17 और 10 27 और 5 32, 32 और 10 42 और 6 48। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट आपकी बुक में भी दे रखा है, दो तरीके से, मैं अलग तरीके से भी बताती हूँ इसको, लेकिन अभी हम इससे कर लेते हैं। n सिग्मा ऑफ FI XI स्क्वेयर और माइनस में ये आ जाएगा सिग्मा FI XI का होल स्क्वेयर। क्लियर है। थोड़ा ये लंबा पड़ता है ये वाला मेथड वैसे। तो 1/n और अंडर रूट में n की जगह आएगा 48 और ये वैल्यू है 9652 और ये आ जाएगा 614 का स्क्वेयर। अब n की जगह भी पुट कर लीजिए, यहाँ n की जगह भी पुट कर लीजिए अपना 48। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। 48 और 9652 की जो गुणा आ रही है वो आ रही है 4,63,296 और 614 का जो स्क्वायर आ रहा है 3,76,996। इन दोनों को फिर आपने करना है माइनस, ठीक है, 996। तो 0 0, 12 में से 9 गए 3, 12 में से 6 गए 6, 15 में से 7 गए 8, ये आएगा 86,300। 1/48 और 86,300। अब 3 जो ये 100 है इसका तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 863 गुणा 100, तो 100 का अंडर रूट तो आ जाएगा 10, 10/48 गुणा में 863 का अंडर रूट, और ये अंडर रूट आएगा 29.37/48। जब आप इसको 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 293.7/48 और ये जो कैलकुलेशन आएगी वो 6.12 आपकी आएगी। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा,
ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। ये आपका था बेटा कंप्लीट सेक्शन डी। और अब जल्दी से हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ई, जिसमें हमारे केवल 3 क्वेश्चन हैं जो कि केस स्टडी हैं। तो ये हिंदी में है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जहां आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। ये देखो, अ सिविल इंजीनियर इज गिवन अ वर्क ऑफ रेनोवेटिंग अ सेमी एलिप्टिकल ब्रिज। ये एक अर्ध एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्स का जो हाफ पार्ट है उस शेप में उसको एक ब्रिज दिया गया है, विच इज़ 10 मीटर वाइड एट द बेस एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। तो पहले हम उसका एक रफ सा अपना डायग्राम बनाते हैं एलिप्स का, कि किस तरह का डायग्राम बनेगा। सेमी एलिप्टिकल है, सेमी एलिप्टिकल है तो आधा एलिप्स आपने बना देना है इस तरीके से, जिसकी विड्थ 10 मीटर है। सुन रहे हो बात को, यानी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो ये सेंटर होगा, तो ये डिस्टेंस 5 होगी, ये डिस्टेंस 5 होगी, तो ए की वैल्यू 5 हो गई। 3 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर पे 3 मीटर ऊंचा है। सारी बातें इसने आपको खुद ही बता दी हैं, तो ये बी की वैल्यू हो गई। अब ये क्या कहता है, व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ द एलिप्टिकल कर्व शोइंग इन द फिगर। बिल्कुल सिंपल, क्या इक्वेशन हो जाएगी, एलिप्स की इक्वेशन होती है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ए और बी आपके सामने रेडीमेड हैं, तो इसको कर दो। 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी 3 है, इसका स्क्वायर हो गया 9 बराबर है 1। तो ये तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द हाइट ऑफ द ब्रिज वुड बी 2 मीटर। ये सेंटर है और इस सेंटर से कितना आगे जाएं कि ये जो हाइट है वो 3 की जगह 2 मीटर रह जाए, यानी ये 2 हो जाए। अब अगर मैं इसको ओरिजिन लूँ, ओरिजिन ही है, तो ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये डिस्टेंस y हो गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x,2 हो गया। यानी एक्चुअल काम क्या है कि अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। भाई मान लिया कि ये सेंटर है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर जो ब्रिज की हाइट है वो 2 है। तो पॉइंट्स आपको आते हैं, हम सबको पता है, अगर ये 3 है और ये 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3,2 होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये मेरा पॉइंट आ गया और ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसे एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है जिसमें मैं ये x,2 पुट करने जा रही हूँ। x² बाय 25, y की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4/9 इज इक्वल टू 1। x² बाय 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। 9 एकम 9 में से 4 गए, 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा 5/9। ठीक है, अब मैं यहीं पर अंडर रूट भी कर देती हूँ, ध्यान देना। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 25 का 5, 9 का 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/3 √5। तो इतनी डिस्टेंस पर इधर भी, और नेगेटिव वैल्यू क्या दिखा रही है कि इधर भी, क्योंकि देखो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है ना, एलिप्स तो हर क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ भी हाइट 2 पाएगी, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो 5√5/3 डिस्टेंस पर जो है ब्रिज की हाइट 2 मीटर हो जाएगी। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत आसान है। ए कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स। एक कोच 3 लोगों को, 3 प्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा है। ही ऑब्जर्व्स दैट प्लेयर ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। ए क्या करता है कि अगर वो 5 बार शॉट करता है तो 4 बार वो हिट कर देता है टारगेट को, ठीक है। बी जो है वो 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, 4 में 3 बार हिट करता है, और सी जो है वो 3 शॉट में 2 बार हिट करता है, यानी सक्सेस रहता है। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी विल हिट द टारगेट। कितना आसान क्वेश्चन है, 10वीं के लेवल का है। ए टारगेट को हिट करेगा तो 5 में से 4 बार हिट कर रहा है, तो 4/5। बी हिट करेगा तो 3/4, और सी हिट करेगा तो 2/3। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पे आ जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी एंड सी विल हिट एंड ए विल लूज। तीनों इंडिपेंडेंटली शूट कर रहे हैं, तो ए हार जाएगा, तो इसका मतलब है ए हारेगा, बी जीतेगा, सी जीतेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, सी की 2/3 है। देखो ना, ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ना होने की कितनी हो जाएगी, 1/5
इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, ये 1/10 आ जाएगा कि ए लूज करेगा, बी और सी हिट कर देंगे। हो गया केस स्टडी का, ठीक है। और अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपका, बस केस स्टडी का नाम दे रखा है इन्होंने। ए सबमरीन इज मूविंग इन सच ए वे दैट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर 2 ships situated at different positions on the surface of the water is अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ये सबमरीन है, ठीक है, और उसको 2 शिप दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सबमरीन है और ये शिप है तो एक के साथ उसका एंगल अल्फा है और दूसरे के साथ एंगल बीटा है। कोई रोल नहीं है इनका यहाँ पर, सारा रोल ये है कि अगर कोसिकेंट अल्फा √3 है, सीकेंट बीटा 2 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा। देखो कोसिकेंट अल्फा बिल्कुल आसान है, 10वीं के लेवल का क्वेश्चन है। कोसिकेंट अल्फा √3 है, जबकि निकालना है हमने सीकेंट। कोसिकेंट है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल ले लो साइन, साइन आ जाएगा 1/√3। साइन से निकाल दो कॉस, कॉस अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, यानी 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 का अंडर रूट। सीकेंट अल्फा होता है कोस अल्फा का उल्टा, तो 3/2 का अंडर रूट। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्या ये 10th लेवल का नहीं है? सेकंड पे आ जाओ। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बीटा। सीकेंट बीटा 2 है, सीकेंट की वैल्यू 2 कितने पर होती है ये देख लो। सीकेंट बीटा 2 है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो सीकेंट की भी 60 पे 2 होती है, तो ये π/3 आ जाएगा। और अब मेरा रह जाता है थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा। देखो मेरी बात सुनो, साइन अल्फा पता लग गया, कॉस अल्फा पता लग गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो। टेंजेंट अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा है 1/√3, कोस अल्फा है √2/√3, दोनों को कट कर दो, 1/√2 आ जाएगा। दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा ही पेपर था। केस स्टडी सबसे सिंपल थे आपके, कोई भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपकी समझ में ना आए। तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर फाइनल एग्जाम मार्च 2024। और क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और अभी से अपनी 12th के सिलेबस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारा सिलेबस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। एंड शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑल्सो। Thank you.